बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, जो चाहा जिस तरह से चाहा, मगर इलेक्शन का मुस्तकबिल अब भी मखदूश हमें नजर आ रहा है। क्या सवाल यह है कि एक नया लंदन प्लान पाकिस्तान की फीकी सियासत के अंदर अपना कोई रंग भर सकेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। मगर इसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है, तहरीक इंसाफ के 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं। सवाल यह कि क्या उनको भी लुभा पाएगी, अपनी तरफ बुला पाएगी, उनके दिलों को जीत सकेगी? ये सवालात अपनी जगह पे बड़ी अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान की सियासत के साथ साथ पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सियासत और इलेक्शन का मामला एक साथ लिंक्ड है एक दूसरे से। पंजाब के इलेक्शन नजरसानी केस के अंदर जो लार्जर बेंच है उसकी इस्तिदा तो मुस्तरद कर दी गई है। 3 रुकनी बेंच ही है जो कि आने वाले कल में ये समाअत करने जा रहा है। सवाल बदस्तूर वही है कि इलेक्शन आखिर कब होंगे। जिन इलेक्शन के हवाले से 90 दिन के बाद कई 190 तक आगे जाने वाली है, वो इलेक्शन आखिर कब होंगे, ये सवाल भी है। पाकिस्तान की सियासत है, उसने हमारी मैशत को तबाहाल करके रख दिया है, और इस मैशत की तबाहाली का जो खमियाजा है वो पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। रही सही कसर पाकिस्तान के साहिली इलाकों से टकराने वाले तूफान ने पूरी कर देनी है या पूरी करने जा रहा है। अवाम इस वक्त मुकम्मल तौर पे बेयकीनी और खौफ का शिकार है। कितना बड़ा नुकसान है जिसे दो चार होना पड़ सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो सस्ता रूसी तेल आने पर भंगड़ा सिर्फ हुकूमत की बैठकों के अंदर डाला जाएगा या आवाम तक भी ये जश्न मनाने का मौका आएगा, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, बात वही है, जो चाहा जैसे चाहा, जो स्ट्रैटेजी बनाई हो गई। मगर आज भी मैं मुख्तलिफ रहनुमाओं को सुन रही थी, मुख्तलिफ जमातों के। इलेक्शन का वही मखदूश मुस्तकबिल है, कोई रोशन इम्कानात नजर नहीं आ रहे, होंगे नहीं होंगे। भाई, जो पंजाब के इंतखाबात थे और केपी के इंतखाबात थे, उसकी तो किसी को उम्मीद नहीं रह गई, वो तो बहस भी नहीं हो रही। कल बाय द वे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 मेंबर बेंच की पेशी है, जिन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया है कि उनको ये रिवीजन के लिए कहा गया था लार्जर बेंच बना दे। कल पेशी है, तो ये खबर का हिस्सा ही नहीं है। किसी को ये कोई अभी उम्मीद ही नहीं रह गई, जो पहले पेशी भी होता था ना कि हो आज जस्टिस कर्नेलियस जागेंगे और वो बिफर के जो है ना प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे और घर भेज देंगे। अब किसी को कोई उम्मीद नहीं है, कल पेशी है, मगर ये खबर का हिस्सा ही नहीं है, कोई गौर भी नहीं कर रहा, उम्मीद भी नहीं रहेगी। ज़्यादा जो फिक्र है या बहस है वो इस बात पे है कि क्या अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो ये सवाल तो अब अगला चला गया। ये पिछले इलेक्शन का तो अब 5 माह से ज़्यादा टाइम हो गया है, उसकी वो बहस पुरानी हो चुकी भी है। नई बहस इज अबाउट इलेक्शन इन अक्टूबर या नवंबर जब भी होने हैं कि वो टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। तो उसमें मुतज़ाद राय पाई जा रही है। और मैं इत्तफाकन एक महफिल में था तो वहाँ बाकायदा शर्तें लग रही थी जो है कि ये होंगे टाइम पे कि नहीं होंगे। अच्छा, टाइम से भी एक बात जो आम तासुर ये है कि गवर्नमेंट अगर इसको डिले करना चाहेगी तो अगर पूरा टाइम करके असम्बलियाँ ख़त्म हो तो 60 दिन बाद इलेक्शन आइन की रिक्वायरमेंट है। अगर वक्त से पहले 1 दिन 2 दिन भी पहले उसको तहलील कर लिया जाए फिर 90 दिन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर उन्होंने लेट करना होगा तो ये ऑप्शन तो मौजूद है कि वो तहलील अगर करनी होगी तो वो शायद 2 दिन पहले करें तो 90 दिन मिल जाएंगे। इसका मतलब होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इलेक्शन तो वो कानूनी तौर पर जाया जा सकता है। मगर आज राजा रियाज साहब भी कह रहे हैं नहीं, हमें नहीं लगता टाइम पे होंगे, और भी बेहतर चलो कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान तो वहाँ पे जो शर्तें में 2 ग्रुप यही है। एक तो ये है ना कि इलेक्शन नहीं होंगे, एक का था कि उनका ये ख्याल था कि जनाब ये अहदाफ भी पूरे नहीं हुए, नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है। पीटीआई चेयरमैन साहब को सॉरी जो है ना वो जेल में करना है। मतलब और अभी जो है ना पीटीआई जो है टूटी है, मगर उतरी नहीं टूटी कि जब तक वो आदाब पूरे नहीं होते, केसेस ख़त्म नहीं होते, बिल्कुल जो है कंट्रोल में, तो इलेक्शन उस वक्त करवाए जाएंगे। तो एक तबका है जो कि कह रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे टाइम पे, तो उसमें उनका है कि शायद अहदाफ जो है वो अचीव हो गए हैं। पीटीआई जो है वो बिखर गई है, क्रश कर गई है, और उनके लोग भागे में हैं, जमानत में हैं, जेलों में हैं। चेयरमैन का उनके बयान तक नहीं चलता, नाम तक नहीं आता, वो बिल्कुल मीडिया से आउट है।
और किसी की इस वक्त वहाँ पे कराची में भी उनके चेयरमैन यूसीओ के दौड़ रहे हैं, बाकी जगह भी लोग जो है इलेक्शन किसने इस माहौल के अंदर लड़ने दिए ही नहीं जाएगा, तो फिर क्या रुकावट ही कोई नहीं रह रही है, तो करा लें एक्शन ये से शायद, वरना अगर लेट करने से भी कई दफ़ा माहौल बदल जाता है। ये 9 मई से पहले कोई सोच सकता था कि ये वाले हालात होंगे, कई दफ़ा कोई इवेंट्स होते हैं वो ओवरटेक कर लेते हैं और उसके बाद नहीं है, तो वो एक तबका है जो सोच रहा है कि अभी बड़े साजगार हालात हैं उनके लिए, अभी पीटीआई को फारिग करके इलेक्शन जो है ना कंट्रोल किया जा सकता है। ये दो सोच है उसमें। एक उस पर बल्कि प्रोड्यूसर साहब ने आज हमारे जो है अकमल खान ने शेरी रहमान साहबा के इंटरव्यू किया तो वो माहौलियाती की, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वज़ीर हैं, उस पर किया था, मगर जब बहाना बनाना हो ना इलेक्शन करवाने का तो फिर वो कुछ भी बन जाता है। जिस तरह पहले कहा था रिसोर्सेज नहीं है और फोर्सेस नहीं है और हल्का बंदियों के मसाइल हैं, तो ये भी बन जाता है कि जनाब जिस तरह आजकल मौसम का माहौल हुआ है कि बारिशें सैलाब, उस पर हम बात करेंगे बाद लोगों का मूड थोड़ा ज़्यादा खराब हो जाएगा। थोड़ी देर में सुनाते हैं शेरी साहबा का जो वो साउंड बाइट है ना, वो थोड़ी देर में हम सुनाते हैं इलेक्शन के बारे में। उनका सुनवाएंगे कि वो क्या इस मामले में कहती, क्या ये बहाना तो नहीं बनाया जाएगा कि माहौलियाती तब्दीलियां या इतना तूफान आए हुए हैं उसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकता, पहले दहशतगर्दी को बुनियाद बनाया गया था। तो उसमें ये है कि अगर रोका जाएगा इलेक्शन तो फिर उसकी कानूनी और आईनी तरीकाकार क्या होगा, क्योंकि आइन तो बड़ा क्लियर है 90 दिन का। तो फिर उन्होंने कहा जी वही होगा जिस तरह सूबाई असम्बली की डिले की गई कि आप असम्बलियाँ तो तहलील कर लेंगे, उसके बाद केयर टेकर बनेगी, तो अगर ये सूबाई असम्बली का 5-6 महीने हो गए और पता नहीं कब होगा, हाँ। तो और अदालतें खामोश हैं या वो इत्तफाक राय करवा रही हैं, कमज़ोर पड़ गई हैं, तो वो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो भी लंबी हो जाएगी। वो सेक्शन 54 का दोबारा इस्तेमाल होगा कि जी ये जो अदालत का छोड़े, ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि वो कितनी है, तो 6 महीने साल वो भी लटका दी जाएगी। मुझे थोड़ी सी मेरी भी तस्दीक कीजिएगा, लोगों को भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा आमिर साहब, अगर क्योंकि ये बात चल रही है कि इंतखाब हो सकता है 1 साल डिले हो जाए। पहले ये कहा जा रहा था कि जी सूबों के अलग से इंतखाबात नहीं करा सकते क्योंकि पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट आएगी वो असरअंदाज होगी आम इंतखाबात के ऊपर। अगर 1 साल इन केस डिले हो जाता है, ये जो दोनों असेंबलियां हैं डिसॉल्व हुई हैं, ये भी क्या मजीद डिले होती चली जाएंगी और एक साथ इंतखाब होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, होगा क्या? में जो इलेक्शन वाला एक इशू है वो आइन में या कानून में तो कोई कहीं नहीं लिखा हुआ, और हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त है कि वो जब समझे, जिस तरह मैं कह रहा हूँ ये 2 दिन पहले तहलील करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल इनको सूट करता है, तो कोई 3 महीने भी पहले करता है। और लोग पॉलिटिकल पार्टीज अपने ऑब्जेक्टिव्स देखती हैं कि हमें इस टाइमिंग से ये वाला मैंडेट हमारा बढ़ सकता है, तो वो उनकी ये बिल्कुल स्वाबदीद है। तो ये कहीं आइन में नहीं है। हाँ, ये अखलाकी तौर पे आप कह लेंगे यार ये फेयरनेस नहीं होगी बला बला, मगर इस वक्त जो हो रहा है वो कोई फेयर हो रहा है, निगरान गवर्नमेंट को फेयर कर रही है। तो वो शहरी बीबी से हमने आज पूछा, माहौलियाती चीज़ों का पूछा कि वो तो नहीं असरअंदाज हो जाएंगे, तो ये ज़रा सुन लें उन्होंने क्या कहा। जी देखिए, इलेक्शन आईनी अपने टाइम पर ही होने चाहिए, और अब क्लाइमेट चेंज का तो हमारे पास कोई हॉटलाइन नहीं है जी कि हम पता कर सकें कि किस वक्त अल्लाह ना करे फ्लड आए या किसी लेवल की क्लाइमेट इमरजेंसी मुल्क में नाफिज हो जाए। पिछली दफ़ा तो हो रही थी, आपको याद है, बिल्कुल क्लाइमेट इमरजेंसी थी। जब 33 लोग मुतासिर होते हैं, 1/3 मुल्क पानी के नीचे आ जाता है, तो जाहिर है, मैं तो आज भी सुबह टीवी पे कह रही थी इंटरनेशनली कि देखिए ये क्लाइमेट क्राइसिस बन चुका है और इसको लाइटली ना लें, इसको हर सतह पे हमें खुद कोप करना पड़ेगा, मगर इंशाल्लाह ऐसा ना हो कि नहीं, इलेक्शंस को मुतासिर नहीं होना चाहिए। जी, सूरत तुर्की में भी हमने देखा है इलेक्शन, तो ये मुख्तलिफ पार्टियों की मुख्तलिफ आरा है इस पे। ये पीडीएम के अंदर सबका ये इस पे एक मौक़िफ़ नहीं है कि इलेक्शन ना ही करवाने चाहिए। पीपल्स पार्टी के अंदर शेरी रहमान साहबा जैसे एक तबका मौजूद है जो कि आइन का, पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री रही हुई है स्ट्रगल की और डेमोक्रेसी की, तो उनके लिए ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये, और वो बड़े कई लोग इससे नाखुश हैं कि ये जो जिस तरीके से पंजाब के अंदर हुकूमतें तब्दील की गई और जिस तरह के इस्लामाबाद में किया गया या जैसे अभी किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी के लोग काफ़ी लोग हैं जो कि नाखुश हैं और वो ये समझते हैं कि ये बिलावल के साथ ज़्यादती है,
क्योंकि उनकी छोटी उम्र है, उन्होंने अभी 30-40 साल, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, कम से कम जो है सियासत करनी है। तो उसमें ये मिसालें दी जाएंगी, ये उनके लिए है। मौजूदा नस्ल तो, हमारी वाली नस्ल तो गुजर जाएगी, उन्होंने लंबी उम्र है, लंबी सियासत है। तो ये जो कदगने हैं, ये जो ब्लॉट्स हैं, ये जो काले धब्बे हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो हुआ है ये उनको हमेशा हर दौर में बताया जाता रहेगा। जनाब याद है कि आप उस पीडीएम गवर्नमेंट का हिस्सा था, लोगों को उठाए गए, लोगों की माँ बहनों को उठाया गया, इलेक्शन सूबाई किस तरह डिले किए गए, और अगर ये नेशनल इलेक्शन भी डिले किए जाते हैं तो ये तो पीपल्स पार्टी के अंदर एक तबका है जो कि समझता है, और उनको पोलिटिकली भी मैं समझता हूँ सूट करे। उनके पास सिंध में वो बड़े सिक्योर बैठे हुए हैं, उनका चांस है इस दफ़ा के पंजाब में वो अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं। उनको ये जो नई पार्टियों को किंग्स पार्टियां बना के जो उनको देने की बजाय वो चाहेंगे कि वो खुद लें। उनकी प्रेजेंस थोड़ी सी बलूचिस्तान में और केपी में भी हल्की सी है, नून लीग से ज़्यादा है। तो वो एक अपनी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और एक सूबे के अंदर, कम से कम सिंध के अंदर तो उनकी हुकूमत बन ही जाएगी। तो वो मेरा ख्याल उनको पोलिटिकली भी सूट करता है, मॉरली भी उनके अंदर बेताशा लोग हैं जो कि समझते हैं, कानूनी आइनी के तौर पे भी जो उनके साथ तो वैसे उन्होंने एसोसिएट कर लिया है सरदार लतीफ़ खोसा को और एतजाज़ जैसे लोग। अब पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ रह गया, पीपल्स पार्टी उनसे ज़रा नाला है, मगर वो तो बड़ा खुल के इस बात पे कहते भी रहे हैं। तो नून लीग का अब देखें, ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं, अब बताया जा रहा है कि जी वो लंदन गए हैं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात, कुछ लोग कह रहे हैं सेहत की वजह से गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मुलाकात जो है लंदन प्लान जो आप कह रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है नवाज शरीफ साहब कोई उनको कुछ देने के लिए तैयार होंगे। ये इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग जो है, इवन पीडीएम के अंदर भी बड़ा मुश्किल काम होगा कि ये डिसाइड करना कौन अपनी सीटें छोड़ता है। अभी जाहिर है नून लीग की अपनी सीटों पे तो वो अपने ही लोग रखेंगे। उन्होंने पहले भी इनकार कर दिया है कि जनाब ये हम ये जो हारे हुए लोग हैं, जो ये ग्रुप बनाया गया था मुनहरिफ अराकीन जो है, इनके अंदर इनको सीटें नहीं वो दे रहे। तो जो पीटीआई की सीटें हैं उसके ऊपर वो होगा, तो वो फिर ये फार्मूला बनाना होगा ना, किस फार्मूले के साथ आपने ये सीटों की बांट करनी है। तो फार्मूला फिर ये होगा कि जो भी कहें, मगर आपस में डिसाइड होगा ना, फार्मूला होगा कि किस फार्मूले के बुनियाद के ऊपर ये डिवीजन होगी सीटों की, कि आप इतनी सीटों से आपके कारकुन लड़ेंगे इतनी। तो फिर उनका नून लीग का बड़ा क्लियरली ये एक आर्गूमेंट होगा कि जनाब हर जो पीटीआई की सीटें हैं, पीटीआई अगर जीती भी थी तो नंबर 2 पे हमारा कैंडिडेट था, किस जगह 5000, किस जगह 10,000, किस जगह 1000, किस जगह 2000 भी तो पीपल्स पार्टी पिछले इलेक्शन में ये 5-6 सीटें पंजाब के अलावा जो है 50-50 हज़ार वोटों से मार्जिन से हारी हुई है। तो नून लीग कैसे इनको देगी, या क्यों जहांगीर तरीन के लोगों को एडजस्ट करना चाहेगी? तो मजबूरी की जाए, इन्फोर्स किया जाए, अगर कोई बाप पार्टी बनाई जाए तो अलहदा है। पर मेरा नहीं ख्याल है कि मंतिक बनती है कि नवाज शरीफ साहब इनको कहेंगे जी हाँ आप क्योंकि बड़े आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है और आप बड़े अच्छे हैं, और एक माजी रहा है इनका आपस में, कोई इतने बेस्ट फ्रेंड भी नहीं रहे हुए हैं। बेस्ट फ्रेंड तो किसी और के थे, उस तरफ पता नहीं, अब तो पता ही नहीं चलता किस किसके बेस्ट फ्रेंड है, कौन किसका है। आजकल ये डिसाइड करना दोस्त दुश्मन की तमीज़ नहीं रह गई है, कोई नज़रियात नहीं रह गए, सिर्फ एक पावर पॉलिटिक्स है ना। अभी टोटली पावर पॉलिटिक्स है कि जो पावर पॉलिटिक्स में अपना पत्ते खेल ले तो असूल, आइन, कानून, नज़रियात ये पीछे जा चुके हैं। इसके मतलब कोई अब बहस करते हुए, अखलाकी बात करते हुए हमें भी अब तो शर्म आती कि लोगों के जी अखलाकी तौर पे एक पहले जो है मैटर करता था। बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा जो थी, मैं कल ही उनके एक पार्टी के लीडर से बात कर रहा था, उन्होंने अपनी एक मॉरल अथॉरिटी रखी, अखलाकी पहलू को बहुत नज़रअंदाज नहीं करती थी कि उसकी वजह से आपका एक कद काट रहता है। तो अखलाकी तकाज़े बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बड़ा
क्वेश्चन भी उठ रहा है, आमिर साहब की पार्टी के 7 तर्जुमान उन्होंने माशाल्लाह से मुकर्रर कर दिए हैं, मगर इसमें कहीं भी ना फवाद चौधरी का नाम सामने आ रहा है, इमरान इस्माइल को हिस्से में कुछ नहीं आया, अली जैदी को उन्होंने कुछ नहीं दिया, बाकी सारे लोग नवाजे हैं। ज्यादा मैं खबर दे देता हूँ आपको, ऑलमोस्ट मेरी 2-4-5 लोगों से बात भी हुई है इनके, तो ये ऑलरेडी लड़ाइयाँ इधर शुरू हो गई हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो पहले कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जहांगीर तरीन नाहल ने वो इलेक्शन हारे हुए हैं, अलीम खान कोई यहाँ कैरिस्मेटिक लीडर तो नहीं है कि जो खड़ा होके मैंने जो कह दिया फैसला कर दिया। हर कोई चौधरी है, हर कोई महान है, हर कोई अपने आप में कुछ किसी न किसी अपने मुफाद के लिए सियासी या मटीरियल आया हुआ है, तो उसको जब वो नहीं मिलेगा तो ऑलरेडी लड़ाई मारकुटाई हो गई है। तो ये महीने डेढ़ में ये आप देखिएगा ये मज़ीद सामने और आ जाएंगे। ये एकदम इस तरीके से बनाने से किंग्स पार्टीज इस तरह नहीं बनती हैं। वो मुशर्रफ के ज़माने में मार्शल लॉ में बन जाता है, ज़ियाउल हक के ज़माने में उन्होंने कहा जी नॉन पार्टी इलेक्शन होगा तो नॉन पार्टी करवा दिया है। जैसी कैसी भी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, और बहरहाल अभी तक तो कहने को जो मर्जी जैसी भी है, जमहूरियत है, कानून है, आइन है, तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हवाले देना पड़ता है। सिर्फ एक बिल्कुल एक रेवड़ की तरह एक सारे को ये हमारे ये रेवड़ है, ये हमारे बकरे हैं, ये इन बकरों को जो आप इस कीमत पे खरीद लें, तो ये ऐसे तो नहीं होता ना सियासत है। आपका मतलब है सियासत बचाने के लिए सारे विदाउट किसी विजन के इस पार्टी का हिस्सा बन गए, जिसका मुस्तकबिल कुछ ज्यादा रोशन नहीं है। एनीहाउ, इलेक्शन के ऊपर हम चूंकि बात कर रहे थे आमिर साहब, अब जरा रुख मोड़ते हैं अपनी बहस का अदालत की तरफ। अदालत के अंदर जो नजरसानी का मामला, इलेक्शन की नजरसानी का, मजेदार बात उसमें यह है कि लार्जर बेंच की बात दोबारा से उन्होंने की नजरसानी में, मगर वही 3 जजेस आकर बैठ गए हैं और यही 3 जजेस सुनेंगे। इसका मतलब तो यह है कि उनका फैसला भी अटल है, चाहे इसकी तरफ से इलेक्शन कमीशन कोई भी अपनी राय पेश करता है या कोई भी अपना इतराज सामने रखता है। इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 2 खबरें ना, एक तो यह है कि तफसीली फैसला जो आज खुद नोटिस का था वो जस्टिस मनीर अख्तर साहब ने तहरीर किया है और वो पब्लिक आज हो गया है, उसको रिलीज़ कर दिया गया है। तो उन्होंने उसके अंदर वो पुरानी बहसें जो थी कि ये 3-4 का बेंच नहीं था और ये आज खुद नोटिस का बिल्कुल इख्तियार था, अदालत का 184(3) के इख्तियार के लिए जो पहले सारी बातें अदालतें करती रही है, उसकी ज़रा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, कोई उसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है जो पहले नहीं कहेगी। हाँ, ये जो एक सवाल था कि ये क्योंकि फ़ैसला आ चुका हुआ है पहले और ये दो कानून बन गए हुए हैं, एक रिव्यू का और एक प्रैक्टिसेस का, तो आया उसका इतलाक ये मौजूदा फैसले पे, ये जो ऑन गोइंग केसेस पे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये फैसला 2-3 माह पहले ये तो आ गया हुआ है ये कि जनाब 14 मई को इलेक्शन होने थे, तो वो आ चुका हुआ था। तो अब जो इस वक्त बेंच की जो काम जो बेंच इस वक्त हियरिंग हो रही है वो इम्प्लीमेंटेशन पे हो रही है और वो इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र नहीं आ रही और अदालत के अंदर भी दम नहीं नज़र आ रहा कि वो कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कोई जोर दे रही है, जबर जोर कोई एम्फसिस के साथ इस पर कल देखेंगे, शायद कुछ हो जाए। लोगों को कोई उम्मीद नहीं रह गई, अदालतों से उम्मीद नहीं रह गई, क्योंकि अब ये कह लें कि लोगों का कसूर है कि उनको सपोर्ट नहीं मिली या अदालतों का कसूर है कि वो मुनक़िस्म रहे, जो मर्जी इसके बहाने रहे, मगर बहरहाल ओवरऑल अदलिया का ओवरऑल वक़ार और सुप्रीम कोर्ट का वक़ार काफ़ी ज़्यादा मजरूह हुआ है। तो ये एक बहस थी कि आया उसकी निगरानी में जो नए जो 2 कानून बनाए गए हैं उसका इतलाक होगा कि ये एक एप्लीकेशन नज़रसानी की इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि क्योंकि ये नया कानून बन चुका है तो ये अब आप लार्जर बेंच बना दें, 3 का ना करें, इसको नए कानून के मुताबिक इसको अब वो है, तो उन्होंने फ़िलहाल रिजेक्ट कर दी। तो अभी कल उसकी तफसीलात पता चलेंगी कि उनके ग्राउंड्स क्या हैं, कि ये क्योंकि केस चल रहा है और ये इम्प्लीमेंटेशन का बेंच है, तो जो भी उनके ग्राउंड्स हैं वो भी ग्राउंड्स आना बाकी है। सही है, ठीक है। अभी आमिर साहब, चूंकि अदालत की बात भी हो रही है, वही खदशा जो मैंने पहले भी आपके सामने अपना खदशा रखा था कि 2 सूबों के असम्बली का मामला तो अभी हल नहीं हुआ था, बात 1 साल दूर तक पहुंच गई है। मुझे आप ये बताइए कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें 22 से 24 करोड़ की जो आवाम है इनका हक भी तो सलब हो रहा है। हर कोई अपनी मर्जी से चाह रहा है कि इलेक्शन तब होंगे जब तकाजे पूरे होंगे, जो वोटर है उसकी मर्जी कौन पूछेगा, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा?
वोटर तो अब बहुत दूर की बात रह गई है, पॉलिटिकल पार्टीज भी वो नहीं रह गई। जो है वो किसी ने अच्छी एक इस्तिलाह नई मेरा जावेद जब्बार साहब ने बनाई है, उनका ये पार्शल लॉ है। हाँ, मुतारिफ कराइए उन्होंने। ये बड़ी अच्छी उनकी टर्म है कि ये पार्शल लॉ है। तो ये एक पार्शल लॉ है कि पार्शली जो है ना उन्होंने कहने की कोशिश की कि मार्शल है, कहने को ये जमहूरियत है, मगर ये यहाँ जमहूरियत वाली कोई बात लोगों की। और वैसे ही मैं देख रहा था सर्वे कोई कल परसों आया हुआ कि दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं ना, कि वो जमहूरियत जिसके अंदर नाम की जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, लोगों की शमूलियत हो उसके फ़ैसलों में, उसकी फ़ैसला साजी के अंदर लोगों की कितनी शमूलियत है। तो दुनिया भर में जो नाम नहाद जमहूरियतें हैं उसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे है, जिसके यहाँ लोगों की शमूलियत जो है, जो वोटर का आप पूछ रही हैं वो है ही नहीं। मगर ये आप देखें, ये जो अभी हमारा बजट आया है, क्योंकि हम वीकेंड पे आए थे उस पर कोई बात नहीं कर सके, तो मैं क्विकली आपके सवाल का जवाब उससे मैं रिलेट कर देता हूँ कि लोगों की, कि आज जो ये खलीक कियानी साहब ने, हमारे बड़े अच्छे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डॉन के और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी नज़र रखते हैं इकॉनमी के ऊपर, तो उन्होंने बड़ी मज़ेदार एक उनकी ऑब्जर्वेशन है कि ये एक मीटिंग हुई जिसको कहा जाता है कि कानून बनाया गया था, उसके तहत ये हुई कि फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ऑफ ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के ऊपर हुई। और इसके अंदर जो है उन्होंने बताया जाता है कि मुल्क को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। ये आपने कानून बना था पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट, जिसके ज़रिए आपको बताना होता है वज़ीर फाइनेंस मिनिस्टर को और उसकी टीम को कि मुल्क के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आ चुकी हैं। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने यूक्रेन की जंग का भी जिक्र किया, ग्लोबल ग्रोथ नीचे जाने का भी किया, दुनिया में महंगाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा जी, उन्होंने 2 चीज़ों का जिक्र नहीं किया जो कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़े मसले हैं। एक उन्होंने जिक्र नहीं किया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, कि यहाँ पे मुल्क में कोई अदम इस्तेहकाम भी सियासी मौजूद है, कोई ये पॉलिटिकल भी है, जो कि एक बुनियादी जड़ है आपकी मुआशी अदम इस्तेहकाम की। दूसरा उन्होंने कहा जी, उसके अंदर IMF का जिक्र नहीं था, कि वो अंग्रेज़ी की एक टर्म है एलिफेंट इन द रूम, कि आपको ना कमरे के अंदर एक हाथी नजर ना आए या बाकी कहें कि बड़ा कुछ ठीक है, हाथी को मिस कर दे। तो ये मैं आपको खबर भी दे दूं कि ये भी 2-4 दिन पहले ये जो कैबिनेट से अप्रूव कर आया गया जब बजट, तो वहाँ पे बहस हुई, तो वहाँ पे सारे वज़रा ने, किसी ने अपनी अपनी मिनिस्ट्री से रिलेटेड कहा जी हमें ज़्यादा पैसे दे दें, कम पैसे दे दें। तो एक वज़ीर साहबा ने ये कहा, उन्होंने कहा मैं काफ़ी देर से ये सुन रही हूँ सारे उसकी, इसके अंदर जो सबसे बड़ा हमारा बजट का और पाकिस्तान का और हमारी इस वक्त एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट जो है, सबसे बड़ा सवाल है कि हमें IMF से नेगोशिएशंस हमारी मुआहिदा होगा कि नहीं होगा। तो सारी 1.5-2 घंटे की मीटिंग मैंने एक दफ़ा भी IMF का नाम नहीं सुना। तो वही ना कि एलिफेंट इन द रूम इज मिसिंग, कि आप वो एक आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठे हुए हैं और आप समझ रहे हैं कि खतरा है नहीं है। तो उसके हवाले से जो जिस किस्म की बातें डार साहब कर रहे हैं कि उन्होंने अजीब किया है, उन्होंने जो है दोनों चीज़ें, एक तो वो उन्होंने इनकार कर दिया फाइनली, 1 साल पूरा लगा, कई महीने, कि वरना रोज़ का एक बहाना था, नवा लारा ला के सानू रोल जा वाली बात, कि अब आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी हो रहा है, होने जा रहा है। तो फाइनली उन्होंने कह दिया नहीं होने जा रहा। सो ये कह दिया, और साथ में उनकी अजीब एक नया कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आया है। उनका जी हमें नहीं फ़र्क पड़ता IMF से, और हम दूसरी एक और क्लेम कर दिया कि हम जो है अपने बायलैटरल 2 मुल्कों के माबीन जो कर्ज़े हैं वो हम रोल ओवर करवा लेंगे, उनको उनके अंदर ताख़ीर करवा लेंगे, मल्टीलैटरल्स को हम पैसे दे देंगे। जो पेरिस क्लब या इस तरह के जो फोरम हैं जहाँ से कर्जा लिया जाता है, एक वो है जो एक मुल्क से दूसरे को, जिस तरह चीन से ले लिया, सऊदी अरेबिया से ले लिया, तो अब उस पर सारे माहिर मुआशियात हफीज़ पाशा जैसे लोग भी वो परेशान हैं कि
पहली बात तो ये है कि IMF के बगैर हमारा कैसे गुजारा कैसे ये होगा? अब की बात ही, जो आइंदा आने वाली गवर्नमेंट है उसके लिए भी ये मुश्किलात खड़ी करके जा रहे हैं। दूसरा, इसके बगैर मल्टीलैटरल ये कैसे करेंगे? हमें $25 बिलियन का बताया जाता है कि चाहिए हैं एक्सटर्नल पेमेंट्स के लिए। अगर सारे रोल ओवर हो जाएं, तमाम कर्जे जो हमने दूसरे मुल्कों के देने हैं उनको हम कहें जी ताखीर करवा लें उनको, कि अभी नहीं दे सकते, अल्लाह के नाम पे हमें ना अगले साल हम दे देंगे, 2 साल बाद दे देंगे, रोल ओवर इसको कहते हैं, करवा लें, तो भी $16 बिलियन चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि लोगों के $5 से $6 बिलियन कम हैं। जितने भी हमें सऊदी अरेबिया ने, UAE ने, चीन ने वो हमें दिलासे दिए हुए हैं, बाय द वे उन्होंने भी दिलासे दिए हुए हैं कि IMF से करेंगे तो हम देंगे। सऊदी अरेबिया हमें पहले जब भी हमारी मदद के लिए आ जाता था, रिसेंटली उनकी तरफ से कहा कि हम भी देखेंगे, IMF के साथ मशरूत करेंगे कि आप वो रिफॉर्म्स, वो चीज़ें करते हैं। ऐसे ही वो जो पहले एक फ्री फॉर ऑल था वो नहीं रह गया। अभी वोटर की बता रहा था आपको, ये सूरत हाल है। बिल्कुल आमिर साहब, ये तो वैसे एक लतीफ़ा हो गया, हमने नाक से लकीरें तक निकाल दी और एट दी एंड आके हम ये बात करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि IMF हमें पैकेज देता नहीं देता। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान की मैशत जितनी बुरी तरह से नीचे जा रही है, इसने पाकिस्तान की बुनियादें तो हिला दी हैं, रही सही कसर पाकिस्तान के अंदर आने वाला तूफान पूरी करने जा रहा है। ये तूफान कितना खतरनाक हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, हम बात अब करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साली इलाकों से टकराने वाले तूफान की। पहले सैलाब के मामला से हम निपटे नहीं थे, मईशत हमारी बिल्कुल नीचे चली गई, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ बाकी है आवाम को बचाने के लिए? जी, ये हमारा ये एक हम तवातर से मौसमी तब्दीलियों की वजह से हमें ये सारे डिज़ास्टर्स चलते आ रहे हैं। हम अभी पिछले साल के सैलाब से अभी निकले नहीं थे। अभी भी लोगों को भूल जाता है कि वहाँ के मसाइब ख़त्म नहीं हुए, अभी भी बेताशा लोग हैं जो उसके वजह से इफ़ेक्ट हुए में हैं। और फिर ये तवातर से सिलसिला चल रहा है कि आंधी तूफ़ान ख़त्म नहीं हो रहा। कल जो है KPK में आंधी तूफ़ान से जो है 25 लोग जो हैं मारे गए हैं। उसके बाद गिलगित में तूफ़ान आ रहा है, उससे पहले ओले पड़ चुके हैं 1.5 किलो के। उसके बाद ये स्वाबी वगैरह में जो है ओलों से और बारिशों से सारी फसलें तबाह हुई हुई हैं। और अभी लेटेस्ट जो है वो तो इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो और पूरे खित्ते का ख़तरा हुआ है वो साइक्लोन है, बिपरजॉय उसको कहा जा रहा है। तो ये मेरा बंगला ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो वो पहले तो मेरे ख्याल वहाँ की रिपोर्ट ले लें, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो वहाँ पे कि हमें ज़रा डायरेक्टली बता दें, क्योंकि ये ऑन गोइंग क्राइसिस है और ये चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि ये मूव कर रहा है। पहले ये मंगल और बुध को बताया जा रहा है कि ये हम KT बंदर, ये पाकिस्तान के 3-4 डिस्ट्रिक्ट को, सजावल, बदीन, ठट्ठा और कराची, इनको इफ़ेक्ट कर रहा है। और चारों में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई भी है और ये अभी ऑलरेडी इसका इफेक्ट आना शुरू हो गया है। कॉरेस्पॉन्डेंट साहब आए तो बता दीजिए। जी, इब्राहिम रहीन हमारे साथ हैं। जी, तो फिर उनसे पूछते हैं। जी इब्राहिम रहीन साहब, आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे हमें बताएं कि कराची के साल से क्या कैसे लग रहा है, और आप कराची में बैठे हुए हैं तो क्या फोरकास्ट आ रही हैं, क्या खतरात हैं? जी देखें, इस वक्त तो हम मौजूद हैं 2 दरिया पर, जहां पर हुकूमत की जानिब से इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन ख़तरात भी मंडला रहे हैं। जिस तरह के हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज करके समंदर में नहाने पर और समंदर की तरफ जाने पर, साहिल समंदर पर जाने पर पाबंदी तो आयद की है, लेकिन शहरी बड़ी तादाद में अभी भी यहाँ पर भी पहुँचने में कामयाब हुए हैं और पुलिस की जगह जगह नाकाबंदी होने के बावजूद भी यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए हैं। जैसे कि मैं आपने बताया और महकमा मौसमियात के मुताबिक भी यही है कि 15 जून तक जो है ये जो तूफ़ानी
तूफान है जो आ सकता है, तो इसी वजह से ठट्ठा, बदीन, सजावल और जो केटी बंदर के है और जो सैली पट्टियाँ हैं वहाँ पे मुतासर हो सकता है, मुतासर कर सकता है इस इलाकों को। और ख़ासतौर पर कराची का भी इसी तरह जिक्र है कि अब 520 किलोमीटर तक रह गया है यहाँ पर कराची तक, और 470 किलोमीटर दूर रह गया है केटी बंदर तक। तो कराची में अगर खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल होती है तो इस हवाले से हुकूमत सिंध ने अहम इजलास भी तलब कर रखा है, जिसमें रेंजर्स और फौज को भी शायद उनसे भी शायद मदद लेनी पड़ जाए। तो इसी हवाले से हुकूमत सिंध ने जो कराची भर में बिल बोर्ड्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतों पे ये लगाए गए हैं, उनको भी हटाने के लिए हिफाजती इकदाम कर लिए हैं। और हुकूमत सिंध जो है मुतहरिक नज़र आ रही है, और जगह जगह जिस तरह के पुलिस एहलकार, नौजवान यहाँ पर खड़े हुए हैं हर जगह पे। हमें भी यहाँ पर पहुँचने में बड़ी मुश्किलात हुई क्योंकि जगह जगह पे नाके लगे हुए हैं, लेकिन शहरी जो हैं वो किसी न किसी तरीके से गाड़ियों पे, मोटरसाइकिल पर यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए हैं। और अभी भी यहाँ पे दो दरिया पे भी बड़ी तादाद में नौजवान पहुँचे हुए हैं, जबकि इसके साथ साथ सीवीयू पे भी हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं, जो हालांकि उनको इस तूफ़ान से डरना चाहिए कि वहाँ यहाँ ना आए कराची से, या तो फिर थोड़े महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाए। लेकिन लोग जो हैं वो इस समुद्री तूफ़ान को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और कराची में गुज़श्ता कई रोज़ से गर्मी का भी मौसम है, लोड शेडिंग भी, तो लोग जो गर्मी के सताए हुए हैं वो भी साहिल समंदर का रुख कर रहे हैं। तो हुकूमत की जानिब से तो हिफाजती इक़दाम हमें इब्राहिम आपके पीछे शाम को जो हम व्यू देख रहे थे, क्योंकि रोशनी थी तो वो नज़र आ रहा था कि बड़ी वेव्स आ रही हैं, और की जगह बताया जा रहा है 20-20, 10-10, 30-30 फुट तक की भी जो है लहरें आ रही हैं। और ये आपके पीछे भी कुछ नौजवान मनचले नज़र आ रहे हैं जो कि इस को हुसीन मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, ये बगैर रियलाइज़ किए हुए कि ये कोई बड़ा एक तूफ़ानी मसला है और जिससे कि हज़ारों लाखों लोगों को मुतासर हो सकते हैं। तो ये भी इशू आ रहा था कि कराची में गवर्नमेंट ये कर रही है, मगर काफ़ी सारे बिल बोर्ड्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी वजह से लोगों को मज़ीद अगर हवाएं ये आती हैं, बारिशें आती हैं, तो ज़्यादा ख़तरात हो सकते हैं। जी देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी भी बिल बोर्ड्स बड़ी तादाद में इमारतों पर मौजूद हैं और सड़कों पर भी मौजूद हैं, जिनको हटाने के लिए अभी अहकामात दिए गए हैं। कुछ हटाए गए हैं, चंद ही 10-15% तक हटाए गए हैं, लेकिन अभी हटाने का काम शुरू है, क्योंकि वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी मज़ीद हिदायत भी जारी की गई हैं और इजलास भी तलब कर रखा है। और इसी तरह नौजवान भी बड़ी तादाद में, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं कि इसी तरह पहुँचे हुए हैं बड़ी तादाद में, वो इस समंदर से डरने के बजाय यहाँ इसको समुद्री तूफ़ान को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसी तरह की सूरत हाल है, लेकिन हुकूमत सिंध अपने तरीके से अपने जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल करने के हवाले से मुकम्मल तौर पर मुतहरिक नज़र आ रही है। और इसी तरह जो दीगर महकमे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, PDM है, इब्राहिम आप हमारे साथ रहिएगा। ये आप बिल्कुल कराची की और सिंध गवर्नमेंट का बता रहे हैं, तो हमने लार्जर पिक्चर देने के लिए हमारी टीम ने इंटरव्यू किया शहरी रहमान साहबा को, जो कि क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने क्या कहा ये साइक्लोन के हवाले से कि इसके क्या असरात हो सकते हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, ज़रा अगर प्रोड्यूसर साहब उनको सुनवा सकें। ये साइक्लोन अभी तक ये तय नहीं पाया, और इंटरनेशनल जो तनसीबात हैं, बॉडीज़ हैं, वेदर इंटरनेशनल मेट ऑफिस जो है, वर्ल्ड मेट ऑफिस जो, उन्होंने ये नहीं तय किया कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन आए, क्योंकि साइक्लोन्स आते रहते हैं, कभी अमेरिका, कभी एशिया पैसिफिक के इलाके में, तो और बांग्लादेश वगैरह में तो अक्सर और बेशतर ये साइक्लोन्स आते हैं। पेपर जो है जी, पहले ख्याल था कि ये गुजरात कोस्ट लाइन हिंदुस्तान की तरफ जा रहा है, लेकिन हमने इसको वॉच करना शुरू किया क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता, ये अनप्रिडिक्टेबल बहुत होते हैं इस तरह के तूफ़ान, और बड़ी इसमें तेज़ी और तुंदी आ रही है। तो जो हमारे NDMA के चीफ़ हैं जनरल इनाम, वो तो ऑलरेडी कराची चले गए हैं परसों से, रोज़ हम राब्ते में हैं, और उन्होंने इमरजेंसी ऑपरेशंस रिलीफ सेंटर, मैंने उनसे कहा कि कोऑर्डिनेशन आप वहाँ सेल्स बना लें, क्योंकि सिंध में मकरान कोस्ट लाइन पहले आइडेंटिफाई हुई जी, और बलूचिस्तान और सिंध की कोस्ट लाइन डेफिनेटली हिट होगी। और क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान पहले ही सैलाब ज़दा इलाकों में शमूलियत रखता है, ये बहुत मुश्किल होगा। केटी बंदर ख़ास तौर से
इस साइक्लोन की जद में आ सकता है, ऐन मुमकिन है 13, 14, 15 तारीख तक, और ख़ास तौर से 14 तारीख तक को, क्योंकि ये मगरिब, और अगर मगरिब की तरह मुड़ा, जुनूब की तरफ मुड़ा, जो ये अनप्रडिक्टेबिलिटी में इख्तियार करता रहा है, जो मैपिंग हो रही है, और 3 इंटरनेशनल इदारे भी इसकी मैपिंग कर रहे हैं, इमदाद फराहम कर रहे हैं पाकिस्तान मेट ऑफिस की, तो उनका कहना है कि ये केटी बंदर के से टकराएगा, तो वहाँ तो और थरपारकर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है सिंध गवर्नमेंट के बाद, और जितने भी कोस्ट लाइन है, फिशरमैन वगैरह हैं, माहीगीर, उनको कह दिया गया है कि आपने समंदर में नहीं जाना है। बिलाशुबा साइक्लोन कराची हिट करे या ना करे 15 तारीख को, जो शायद हो सकता है, ये हमें 14 को ही पता, 13 को पता चलेगा, हिट करे ना हिट करे, पूरे पाकिस्तान में इसके असरात ज़रूर नज़र आएंगे। कहीं कम होंगे, कहीं ज़्यादा होंगे। तूफ़ानी बारिशों की शक्ल में, तेज़ हवाओं की शक्ल में, और इस वक्त जो उसका मरकज़ है, उसकी ख़ुद की जो रफ्तार है, तेज़ी की रफ्तार है ना उसकी, जो साइक्लोन की, वो 200 किलोमीटर फ़ी घंटा है। और वैसे भी समंदर, फिर वो समंदर को एक की वेव्स में तेज़ी तुंदी ला रहा है, तो वो कोस्ट लाइन को हिट करेंगी। केटी बंदर को मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया, थरपारकर में भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, और सेक्शन 144 बहुत सारे इलाकों में लगा दिया गया है। अर्बन फ्लडिंग के हवाले से सबको चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है, यानी बिलबोर्ड्स उतार लिए गए हैं जो गिर सकते हैं लोगों पर। ये भी लोगों से कहा गया कि सोलर पैनल्स आपके अगर कहीं से ऐसा लग रहा है कि आप पर हमलावर हो सकते हैं, अगर गिरें तो एक तकलीफ का बायस बनेंगे जी, इमरजेंसी का, तो शीशों से दूर रहें। अगर स्टॉर्म आ रहा है तो हर किस्म की हिदायत इशू कर दी गई है। और कहीं कहीं केटी बंदर और थरपारकर में तो लोगों को वहाँ की इनखला कुछ की जा रही है, कुछ विलेजेस से, कुछ गाँव से, कुछ इलाकों से, क्योंकि वो रिस्क पर हैं जी इस वक्त। तो चाहे हो ना हो, पैनिक ना करें, लेकिन लोगों का इनखला, एवैक्यूएशन करना हुकूमत की जिम्मेदारी, और वो हो रहा है। तशवीशनाक है। मगर ये हमने शहरी रहमान साहबा को ख़ास तौर पे इसलिए भी उनके व्यूज़ लिए कि कराची में तो बिल्कुल, और ये साली पट्टी में ये इसके ख़तरात हैं, और हमने माजी में देखा है कि कराची में थोड़ी बारिश भी होती है तो वहाँ पूरा शहर डूब जाता है, और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहते हैं। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो शहरी ने की कि ये पूरे मुल्क के लिए इसके साथ जो हैं बारिशें आ सकती हैं, तो पूरे पाकिस्तान में लोगों को हिफाजती इकदाम करने चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि साहिली पट्टी तक महदूद है। हवाएं, बारिशें, आंधी पूरे इस खित्ते में आ रही है, और बाकी मुल्क के एरियाज़ में भी हैं। और ये क्योंकि ये भी बड़ी बहस रहती है कि ये हमारे यहाँ ये जो पिछले 2-3 साल से क्लाइमेटिक चेंज आती है, तो ये एक पूरी आलमी मसला है, और शहरी को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने हाल ही में बैनुल-अक़वामी फोरम्स में जाके इस बात को बनवाया है कि हमारा बड़ा इसमें कम कसूर है, तो हमारे गरीब मुल्कों की जो कि ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं उसको इसके लिए इमदाद करनी चाहिए। शहरी से अगर वो सुनवा सकें कि इन्होंने ओवरऑल इसके लार्जर पिक्चर कैसे एक्सप्लेन की है। कमल साहब देखिए, पॉलिसी माहौलियात के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन जो असरात आपको नज़र आते हैं, ये पिछले साल भी हमने इस बात की बार बार हिमायत की थी कि दूसरे ममालिक जो इस वक्त इतनी शिद्दत से अपनी एमिशंस बढ़ा रहे हैं, उनको, यानी ग्रीन हाउस गैसेस की इखराज उनकी इतनी ज़्यादा है कि माहौल में गर्माइश, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान की जो एमिशंस हैं, जो इस वक्त इखराज हैं गैसेस की, वो 1% से भी कम है। तो आप जो भी पॉलिसी बनाएं जी, ठीक है, आप दरख्त उगा लें, आप अपने बड़े बड़े जो तेल के प्लांट्स हैं जिसके एमिशंस निकलते हैं, वो आप रिन्यूएबल्स पे चले जाएं, आप सोलराइज कर लें, आप हाइडल कर लें, आप विंड पावर कर लें, जिसे क्लीन एनर्जी, शफाफ एनर्जी कहा जाता है या ग्रीन एनर्जी कहा जाता है। फिर भी पाकिस्तान को इस गरमाइश और दूसरे ममालिक के जो एमिशंस हैं उनके अखराज के असरात का सामना करना पड़ेगा।
ये ही मसला है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। इसीलिए COP27 में क्योंकि हमारे पास लीडरशिप थी G77 की पिछले साल, हमने भरपूर तरीके से पाकिस्तान और दूसरे ऐसे ममालिक का मुकदमा लड़ा कि देखिए हम तो खुद नहीं जनरेट कर रहे, हमारे यहाँ इतनी इंडस्ट्री है भी नहीं, तो जो ममालिक करते रहे हैं 100 साल से उनका काम है, और 50 साल से उनका काम है कि इसके लिए जो वसाइल मुंतकिल होने हैं वो एक तो वो मुहैया फरमाएं, और दूसरा अपने इमिशंस जो इखराज है ग्रीन हाउस गैसेस का वो कम करें। मेरे ख्याल में अब कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रहती बनने की जो नहीं बनी, और सूबों को एक्चुअली सारा इस पर दारोमदार होता है, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, उनको चीज़ों को आगे ले जाना होता है। हम मदाखलत भी नहीं कर सकते सूबे में उनको पॉलिसी बना के कि भाई आप ये ले लें और कोशिश करें कि इससे आप अपना कुछ बचत फरमा सकें। सही, बड़ी आमिर साहब ये ख़तरनाक बातें बता रही हैं शहरी साहिबा, और ख़ासतौर पे पूरा पाकिस्तान इससे डिस्टर्ब होगा, पूरा पाकिस्तान। जी, ये बदकिस्मती ये है कि हम अपने ये सियासी कन्फ्रंटेशन में इतने ज़्यादा गुम हैं कि ये सबसे बड़ा मसला है कि आपका देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ साहिली पट्टी नहीं है, लाखों करोड़ों लोग इससे खुदा न खास्ता मुतासर हो सकते हैं, और ये पूरे मुल्क को ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होना चाहिए। पर बदकिस्मती ये है कि आज बड़े कम टॉक शोज़ में, टीवी पे न्यूज़ में कवरेज हो रही थी, वो बड़े कम टॉक शोज़ थे जो वो पुरानी रवायती कि फ़लाने ने ये कह दिया, जहांगीर तरीन लंदन चले गए, वो ये हो गया, वही चल रहा था। ये इश्यूज़ हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और इस पर होना चाहिए था। मगर शहरी ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की कि फेडरल गवर्नमेंट का एक महदूद इख्तियारात हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ होता है होलिस्टिक, एक बड़ी आपको पूरे दायरे की आपको जो है एक पॉलिसी की ज़रूरत होती है जिसके अंदर सूबे, फिर लोकल इंतज़ामिया, लोकल बॉडीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं ना, इंतज़ामिया को शामिल करके करना पड़ेगा। गवर्नमेंटों के पास वो वसाइल नहीं होते, लोगों को शऊर देना पड़ेगा, लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अब सिलसिला है जो कि जारी रहा करेगा। मगर बदकिस्मती ये है कि ये हो नहीं रहा। हमारे शहरों के ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा मुतासर शहर होते हैं, जनाब सिंध के अंदर ये इस दफ़ा भी, पिछली दफ़ा भी सैलाब आया, बलूचिस्तान में भी आया, और ये साहिली पट्टी फिर जो है सिंध और बलूचिस्तान के अंदर है, तो पंजाब के अंदर भी ये ओले पड़ रहे हैं। तो हमें खुद वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो पॉलिसीज़ और इंतज़ामिया को तरीक़ाकार पॉलिसी बनानी होगी, और उसके बगैर गुजारा नहीं है। हमारी अभी ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह ये बड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे, मगर रिएक्शनरी अप्रोच है कि जी एक वाक़या हो जाता है, हम एकदम उसको रिएक्ट करते हैं। मगर वो जो परमानेंट आपने एक बुनियाद बनानी होती है कि SOPs हों कि यूँ होगा तो यूँ कर लिया जाएगा, और इकदामात। वो चीज़ सवाल पिछले साल जो है पूरा KP जो है सैलाब की वजह से वो बह गया, और लोगों की हज़ारों लोग, लाखों लोग जो है मुतासिर उससे हुए। तो उसके बाद सबक सीखना चाहिए था इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट को, लोगों को, कारोबारी लोगों को, ख़ास तौर पे स्वात में, कि वो वहाँ दरिया के बेड के अंदर जो होटल बना देते हैं, कोई मदर पिदर पूरे शुमाल में चल जाएं, गिलगित बल्तिस्तान में, स्वात में, कागान में, कोई पूछने वाला नहीं है, पॉलिसी नहीं है, मास्टर प्लान नहीं है, जिसका जहाँ दिल करता है होटल बना लेता है। अभी जो हो रहा है पिछले साल के बाद सबक हासिल करना चाहिए था, और इस वक्त दोबारा मैं ये बदकिस्मती का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी ये जोड़ तोड़ के अंदर हो रहा है कि जी फ़लाने बंदे को तोड़ लिया गया, आज परवेज़ खटक साहब टूट गए, मुराद सईद को छापे मारे जा रहे हैं कि उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए, फ़लाने को गिरफ़्तार कर लिया जाए। ये इशूज़ दबे में हैं। अभी क्या निगरान गवर्नमेंट है वहाँ पे, 5-6 माह हो गए हैं, तो ये ज़िम्मेदारी फिर उनकी आती है, इंतज़ामिया की है। मगर ये हुए जा रहा है, सामने आपकी आंखों के सामने आप देख रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि इसके क्या नतीजे निकलने हैं, मगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। तो बस ये क्या कहा जा सके इसके ऊपर जितना। वैसे कभी गार्ड भी सैलाबों का रुख मोड़ सकते हैं? DC साहब 4 गार्ड्स के साथ जी, एक डिप्टी कमिश्नर साहब और पुलिस साहब, लोकल इंतज़ामिया चाहे तो ये फ़र्क डाला जा सकता है वहाँ पे। बस उनकी ड्यूटियाँ इस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर लगी हुई हैं, तो ये उनकी तरजीहात में ही नहीं है इस वक्त बिल्कुल भी
कि उनको ये क्या किया जाए, मगर एक अच्छी डिप्टी कमिश्नर साहब या एक एसपी साहब मिलके अगर ये इंतजाम करना चाहें तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, तो फर्क पड़ सकता है। सारा डायरेक्टली वो है ना, खासतौर पे लोकल बॉडीज तो है नहीं, सारी जिम्मेदारी इनकी है। चलो अभी जरा मैं ब्रेक की तरफ चल रही हूँ। आप कह रहे थे कि बड़ा आज आप माजरत के साथ बदकिस्मती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो समझती है कि किस्मत की देवी अब उनके ऊपर मेहरबान होने जा रही है। शायद रूसी तेल का मामला है, मगर ये किस्मत की देवी सिर्फ हुकूमती हलकों के ऊपर ही मेहरबान होगी या आवाम तक भी इसका कोई फ़ायदा और पहुँचेगा? इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। वो शेख साहब, मुझे याद आ गया, मेरे साहब शेख साहब हमेशा कहते थे कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। तो ये कुर्बानी की ईद से पहले पेट्रोल की कीमत की कुर्बानी होगी या फिर से आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी? वो शेख साहब आजकल नजर ही नहीं आ रहे, वो पता ही छुप छुपा के जो भी है तमाम बड़े अमायदीन जो थे वो तमाम या गिरफ्तार हैं या कहीं ना कहीं से कुछ ना बोल रहे हैं। शेख साहब आजकल गायब हैं 2-4 दिन से। बस कमाल है उनका कि वो किसी के हाथ नहीं आ रहे। वो डॉन को जिस तरह कोई नहीं पकड़ सकता था, खिलाड़ी तो डॉन शेख रशीद को भी कोई नहीं पकड़ पा रहा। एनीवे, तो पेट्रोल की कीमत का जो आज सारा प्राइम मिनिस्टर साहब का एक, जब मुल्क में इस वक्त, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि एक सियासी बहरान चल रहा है, नहीं चल रहा है, मुआशी चल रहा है, सबसे ज़्यादा महंगाई बड़ी ज़्यादा हुई हुई है, ऊपर से ये कुदरती आफतें आ रही हैं, साइक्लोन चल रहा है। और वो कल दिखाई दिए थे, वो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अगर वो दिखा सके तो कम से कम हुक्मरानों को ये लोगों के दुख और दर्द में शरीक होना चाहिए और नज़र आना चाहिए कि वो उनके गम में शरीक हैं। ये देखें जी, ये कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। उसके बाद मेरे पास ये उनकी ट्वीट पड़ी हुई है कि आज बहुत ज़्यादा जो है ना, वो रोज़ 10-20 बातों का ना क्रेडिट ले लेते हैं कि आपकी हुकूमत ने ये कर दिया। आज बहुत ज़्यादा वो उन्होंने भी ट्वीट की कि जी हमने, और मुसद्दिक मलिक साहब उनके तवानाई के जो वज़ीर हैं उन्होंने भी क्रेडिट लिया कि देखें नया बाब खोल दिया, हमने रूस से पहली दफ़ा तेल मंगवा लिया और अब जो है कमाल ही हो गया। और पता नहीं अपनी तारीफ़ें खुद कर करके वो टिकट्स में मेरा ख्याल चल रही हैं उनकी, जो अपनी तारीफ़ें की हुई थी। ये लास्ट ईयर भी पॉसिबल था कोविड के दौरान में, और ये बहुत ज़्यादा बहस रही। मेरे जैसे बड़े ही चंद लोग ये कह रहे थे कि आप इंडिया मंगवा रहे हैं। इंडिया ने ना सिर्फ उसको कैश किया, उन्होंने पूरे उससे लेके रशिया से, और उस वक्त बहुत कम कीमत पे, क्योंकि रशिया को पैसों की ज़रूरत थी, उनको पॉलिटिकली इस अपने सेक्शंस कदगनों को का बयानिया बदलना था, तो वो किसी कीमत पे भी देने को तैयार थे। और उस वक्त जो है अक्लमंद मुल्कों ने, इंडिया जैसे मुल्कों ने उनसे लेके रिफाइन करके पूरी दुनिया को बेचा। और हमारे यहाँ बाकी ये एक क्वेश्चन था, उस वक्त 2 चीज़ें बताई जाती थी। आखिरी मिनट है मेरे पास। एक कि जी जल्दी से आ जाता हूँ कि जी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस आप किधर गए, इंडिया ने परवाह नहीं की, अमेरिका खुद, यूरोप खुद सऊदी अरेबिया के ज़रिए ले रहा था। आप जो ये कह रहे हैं ये बता नहीं रहे कि कितनी कीमत पे लिया, कि जी डिस्काउंटेड प्राइस। भाई क्या है जो आपने $10-15 सस्ता उनसे लिया गया है, ये नहीं बता रहे कि ये जब ये रिफाइन होगा तो इसकी क्वालिटीज़ में फर्नेस ऑयल ज़्यादा निकलेगा, पेट्रोल डीजल कम निकलेगा, तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही आ जाती है। तो उसी कीमत में लेके, हाँ सिफारती फतह है, मगर ये साल पहले भी ली जा सकती थी। और इस बात पे सिर्फ इसलिए कि इसका पीटीआई को फ़ायदा ना हो जाए तो आपने 1 साल डिले की, और इलेक्शन अब जाके ये उसका फिर वो भी विक्ट्री के निशान भी बना रहे हैं और लेट भी किया। हम ये सारे आईनी याद रहे कि 13-14 बिलियन डॉलर की हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो है ना वो इंपोर्ट है, और सारा हमारा जो मसला इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स का, फॉरेन एक्सचेंज का हुआ है, सिर्फ ये एक फैसला सही तरीके से कर लेते तो हम इस बहरान में, माली बहरान में नहीं हो सकते। आप जो किया है तो हमें फिर भी अच्छी चीज़ है कि आपने अपने एवेन्यूज़ खोले हैं, तो ये बात पहले भी की जा सकती। अभी भी युआन के जरिए स्वैप करके किया जा रहा है ना जी, पाकिस्तानी रुपए के अंदर कुछ नहीं हो रहा, चले मुझे क्लोजिंग डॉलर में नहीं हो रहा, तो उस वक्त भी पॉसिबल था। ठीक है, लेकिन आमिर साहब देखना ये होगा कि जो रशियन तेल आने के ऊपर बड़ा खुश हो रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान की डिमांड को भी पूरा कर सकता है? ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका, देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।